कल हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में जो न्यूमेरिकल्स थे एडियाबैटिक और आइसोकोरिक और आइसोथर्मल वाले और आइसोबारिक वाले, ये सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम लोग उसी के आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि so this law is simply the general law of conservation of energy as applied to heat energy. So ये basically law of conservation of energy है जो हम heat energy को apply कर रहे हैं। तो जनरली मैकेनिक्स में हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करते हैं, यहाँ हीट एनर्जी में जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करते हैं, दैट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हेनेवर हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, इट ट्रांसफॉर्म्स टू एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम अदर फॉर्म। सो जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी in some equal amount of energy in some other form. So it may be a mechanical energy, it may be in some other form. So when we supply some heat energy to a system, it may be done, it may do one or both of the following two things. तो जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं इस सिस्टम पे, तो दोनों में से एक काम करता है। पहला, increases the internal energy of the system if it remains in the system, and do the external work if it leaves the system. मतलब अगर तुमने जो हीट एनर्जी दिया वो सिस्टम के अंदर रह जाता है, तो वो उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में काम आता है, और या फिर अगर वो सिस्टम के बाहर निकल गया तो इट इट डज सम वर्क। सो इट सो डू द एक्सटर्नल वर्क इफ इट लीव्स द सिस्टम। सो वो सिस्टम से निकलेगा तो इट विल डू सम अमाउंट ऑफ वर्क, राइट? So more specifically, first law of thermodynamics state that heat added is equal to increase in internal energy plus external work done by the system. So if dq is a small amount of heat supplied to the system by the surrounding or environment, dw is the small amount of work done by the system on the surrounding or environment, and dv is small change in internal energy of the system, then according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. So जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये dq जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, that is used to increase the internal energy of the system and do some amount of work. So dq is equal to du plus dw. This is first law of thermodynamics. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। Now, according to first law of thermodynamics, so according to first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. Thus, according to first law of thermodynamics, the energy dq supplied to a system increases partly the internal energy of the system, and rest is spent in doing work on the environment. तो जो हम जब हम ये हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी एंड डू सम अमाउंट ऑफ वर्क ऑन द एनवायरनमेंट। नाउ साइन कन्वेंशन, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम of taking plus minus sign with the three quantities involved as mentioned already is, first, when heat is supplied to a system, dq is taken as positive. जब सिस्टम को हीट देते हैं तो dq पॉजिटिव लेते हैं, चेंज इन हीट एनर्जी, है ना? और when heat is drawn from the system, जब सिस्टम से हीट निकालते हैं बाहर तो dq को नेगेटिव लेते हैं, है ना? तो सिस्टम के अंदर dq डालेंगे तो पॉजिटिव, इससे बाहर निकालेंगे dq तो ये नेगेटिव, dq यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे dq पॉजिटिव। उसके बाद when a gas expands, work is done by the gas. जब गैस एक्सपैंड करेगा, है ना, एक्सपैंड करेगा तो ये सिस्टम बाहर, मतलब एक्सटर्नल इसके एनवायरनमेंट में कुछ वर्क कर रहा है ना? तो ये जो यहाँ पे
जब ये गैस एक्सपैंड करता मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो dw पॉजिटिव है, ठीक है, जब ये एक्सपैंड करेगा। वही व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, जब गैस कंप्रेस्ड होगा तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। गैस एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। सो वर्क गैस एक्सपैंड, वर्क इज डन बाय द गैस, dw is positive. When a gas is compressed, work is done on the gas and dw is taken as negative. Third है when temperature of gas increases, its internal energy increases. भाई टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा, है ना। यही हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, अभी आगे पढ़ेंगे भी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहता है कि वाइब्रेशंस जो मॉलिक्यूल्स का है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, du इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेस, जब टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा du पॉजिटिव होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा du नेगेटिव होगा, ठीक है। सो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस du इज पॉजिटिव, जब टेम्परेचर डिक्रीजेस du इज नेगेटिव। तीसरे पे आते हैं, द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला है दिस लॉ विच बेसिकली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइज टू एवरी प्रोसेस इन नेचर। द लॉ applies equally to all the three phases of matter, that is solid, liquid और gas, तीनों में ये applicable है, ठीक है। While applying the first law of thermodynamics, care must be taken that all the three quantities dq, du and dw are expressed either in joules or in calories। तो भाई तीनों का यूनिट सेम रखेंगे, है ना, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, ये यूज करते हैं, तो we have to take care that all dq, du and dw they are expressed in the same units, either in joule or in calorie. Now, just as zeroth law of thermodynamics introduces the concept of temperature, the first law of thermodynamics introduces the concept of internal energy. From first law, so zeroth law gives you the concept of temperature, first law gives the concept of internal energy. Now, from first law of thermodynamics, we learn that it is impossible to get work from any machine without giving an equivalent amount of energy to the machine, ठीक है। तो ये जो first law of thermodynamics है, we learn from it that it is impossible to get work from any machine without giving an equivalent amount of energy to the machine. Sixth, the first law of thermodynamics establishes the essential equivalence between work and heat, as according to this law, internal energy and hence temperature of a system can be increased either by supplying heat to it or by doing work on the system or both. Now, एक बेसिक एप्लीकेशंस पे एक दो क्वेश्चंस है। पहला है 200 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कंप्रेस एन आइडियल गैस आइसोथर्मली, राइट। सो देखो, ये कंप्रेस कर रहे हो, ये तुम जो हीट है ना, 200 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव, सो dw इज इक्वल टू -200 जूल्स हो गया, है ना। वर्क डन टू कंप्रेस एन आइडियल गैस, हाउ मच हीट फ्लोज फ्रॉम, और आइसोथर्मल है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है मतलब du क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है।
और टेम्परेचर चेंज नहीं करता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो उस केस में जो du का वैल्यू है वो हमारा 0 हो जाएगा, du इज इक्वल टू 0. ठीक है. So 200 joule of work is done to compress an ideal gas isothermally. How much heat flows from the gas during the compression process? So हम लोग को dq निकालना है. ठीक है. तो dq heat flows from the gas outside. हम लोग को dq पहले तो निकालना है. ये देखते हैं. dq is equal to du plus dw. So which is 0 minus 200. So this is minus 200 joules. ठीक है. तो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम. नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट हीट फ्लोज आउट ऑफ द सिस्टम. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज 300 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम अगेन इज नेगेटिव. सो dw इज इक्वल टू माइनस 300 जूल्स हो गया. ठीक है. अब and 70 calorie of heat is extracted from the system. Heat extracted from the system. तो heat जब extract करेंगे system से तो dq वहां पे हमारा नेगेटिव हो जाता है. dq is equal to minus of 70 calories. अब इसको joules में करेंगे तो minus 70 into 4.2 कर लो. So this gives you 70 into 4.2 294 हो गया. So this is minus 294 joule. ठीक है. अब what are the values of dw, dq and du with proper signs? So dq is equal to, first law of thermodynamics कहता है dq is equal to du plus dw. Values put कर लो. minus 294 is minus 300 plus dw. So dw is 300 minus 294 so plus 6 joules होगा. ठीक है. So this is plus 6 joules. तो ये प्रॉपर साइन के साथ dq, dw और du हमें, सॉरी दिस इज du, उल्टा कर दिया मैंने. ये du है. dw का तो वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया. क्लियर है बच्चों? यस सर. ईशा कल कहाँ थे? कल एग्जाम था क्या? आज? यस सर. कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम था? सकेम. कैसा हुआ? सर अच्छा था. अच्छा. तो एक मैसेज भेज दिया करो भाई कि हम आज नहीं आएंगे क्लास में. ओके सर. बाकी बच्चे तो हैं ही बेवकूफ. तुम भेज दिया करो मैसेज कि भाई हम नहीं आएंगे क्लास में. चलिए.
Now application of the first law of thermodynamics. तो पहला हो गया isothermal process. So in an isothermal process, temperature remains constant. ठीक है. So if the system is an ideal gas where internal energy U depends only on temperature, the internal energy shall remain constant. So in that case, du should be equal to 0. So isothermal process होगा तो du is equal to 0 हो जाएगा. So dq is equal to du plus dw, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसको अब हम लोग लिख सकते हैं 0 plus dw, that is dw. So dq is equal to dw. So heat supplied in an isothermal process is used entirely to do work against the external surrounding. तो जो भी हम heat supply करेंगे, that heat supplied is directly used to do work. Adiabatic process. Now in an adiabatic process, no heat enters or leaves the system as it is well insulated. तो हमें पता है भाई heat exchange नहीं होता है adiabatic process में. तो adiabatic process में dq is equal to 0 हो जाएगा. तो dq is equal to du plus dw is equal to 0 कर देंगे तो du क्या हो जाएगा, minus of dw हो जाएगा. So when a gas expands adiabatically, dw is positive, therefore du must be negative. Similarly, that is internal energy of the system should decrease and the gas will be cooled. The reverse is also true. आइसोकोरिक प्रोसेस है. आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वर्क डन 0 होगा. तो dw is equal to 0 हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस में. सो इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम सच एज अ गैस इज केप्ट कांस्टेंट. वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब वर्क डन इज 0. The first law of thermodynamics is dq is equal to du plus dw. So उससे dq is equal to du निकल के आ जाएगा. ठीक है. So if heat is absorbed by a system at constant volume, its internal energy decreases by the same amount and vice versa. अब आता है आइसोबारिक प्रोसेस. So in an isobaric process, pressure is kept constant. For example, when a liquid boils, its pressure and temperature remains constant till whole of the liquid is converted into vapors. So if Vi is initial volume of the liquid, Vf is final volume of vapor, P is constant pressure at which liquid converts into vapor, then work done dW is equal to P dot dV, that is pressure into final volume minus initial volume. So if m is the mass of liquid, L is the latent heat of vaporization of liquid, then heat supplied for converting entire liquid into vapor is dq is equal to m into L. ठीक है. तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है. तो वहां पे जो वर्क डन है पी डीवी, तो पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करके हम लोग लिखते हैं. और एम जो मास ऑफ लिक्विड है, एल अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड है, तो उस केस में हीट सप्लाइड विल बी एम इंटू एल. सो डी क्यू इज डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी यू क्या हो जाएगा, डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू हो जाएगा. और डी क्यू है एम इंटू एल और डी डब्ल्यू हो जाएगा V final minus V initial. हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट होने का ना. जब when a liquid boils, its pressure and temperature remains constant till whole of the liquid is converted into vapors. तो उसी का एग्जाम्पल हम लोग लेके कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी दिया वो सब m into L के बराबर है, माइनस ऑफ प्रेशर into final volume minus initial volume. So this is the change in internal energy of the liquid on vaporization. अब इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, जब इनिशियल और फाइनल जो स्टेट है वो सेम हो गया. स्टेट सेम हो गया तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टेट इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन है. तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो गया, फाइनल स्टेट सेम हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा. सो इन सच प्रोसेसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर एनी नंबर ऑफ चेंजेस. मान लो पीवी डायग्राम बनाते हो, कुछ इस तरीके का चेंज आया, इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर वापस वहीं पहुंच गया.
तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। तो जब साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू कोई गैस जाता है तो उसका इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है, ठीक है। So in such cases the system returns to its initial state after any number of changes. In that case no intrinsic property of the system would change. So as internal energy of a system is a state variable and final state of the system is same as the initial system, therefore so देखो यहाँ पे internal energy of a system is state variable, हमेशा ध्यान रखना। तो state variable है, यहाँ पे क्या है, initial state और final state same है ना, and final state of the system is same as initial state, excuse me. So therefore there is no change in internal energy of the system, that is du is equal to 0. Now the first law of thermodynamic implies dq is equal to du plus dw, right? So dq is equal to dw, यहाँ पे du क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, so dq is equal to dw. Now net work done during a cyclic process exactly equals the amount of heat energy transferred. So in a cyclic process, the system returns to its initial state after any number of changes. Therefore, PV diagram of a cyclic process will be a closed loop of any arbitrary shape. कोई भी arbitrary shape हो सकता है इसका, closed loop. ठीक है, ये हमारा cyclic process को represent कर रहा होगा. So cyclic process अगर है तो ये याद रखोगे कि टोटल जो du है वो 0 के बराबर। अब अगर मेल्टिंग प्रोसेस है, मेल्टिंग प्रोसेस के समय जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज नहीं करता है, राइट? टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा So when a solid melts into liquid, its internal energy increases, which can be calculated from first law of thermodynamics. So m is the mass of solid, L is the latent heat of solid. So जो भी हम heat दे रहे हैं, so heat energy supplied is equal to m into L. So heat absorbed during the melting process is m into L. So when substance melt, the change in its volume is very small and therefore it can be neglected. तो उस केस में work done यहाँ पे 0 हो जा रहा है ना, because जो change in volume is very small and it can be neglected. So whatever dq is given, that is used to increase the internal energy. So ml is equal to du हो गया. State change हो रहा है ना, तो यहाँ पे du 0 नहीं होगा, du का value कुछ होगा, that is equal to ml. So du is equal to ml. So hence internal energy during the melting process increases by m into L. So note that increase in internal energy during melting process is at constant temperature. Therefore, it must be due to increase in internal potential energy and internal kinetic energy remains constant. ठीक है, तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बट इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो इसीलिए टोटल इंटरनल एनर्जी जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है स्टेट चेंज करने की वजह से। अब जब ये बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग प्रोसेस है, बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी कैन कैलकुलेट इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए लिक्विड in the process of boiling. So in boiling, a liquid changes into vapors at constant temperature and pressure. So suppose m is the mass of its mass of liquid at its boiling point, v1 is volume of the liquid, p is constant pressure at which liquid process boiling process occurs, v2 is volume of the same liquid in vapor from under the same pressure, and L is latent heat of vaporization of the liquid. Now, work done in expansion is equal to PdV. Excuse me. Work done in expansion, dW is PdV, that is PV2 minus V1. Heat absorbed by the liquid in the boiling process is m into L. Excuse me. So according to first law of thermodynamics, dq is given as du plus dw. So here
दिस dq का वैल्यू ml हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे और dw का वैल्यू pv2 माइनस v1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. तो du is equal to ml minus p times v2 minus v1. So knowing mass, latent heat, pressure, volume v1 v2, we can calculate. So we can calculate du, right? That is increase in internal energy of the liquid in the boiling process. Now this is again due to increase in internal potential energy. Now free expansion, क्या है? The free expansion consists of adiabatic process in which no transfer of heat occurs between the system, है ना? So free expansion मतलब कि आपको बाहर से कोई ऐसे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सपैंड अपने आप होते जा रहा है. तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग जब फ्री एक्सपेंशन होता है, तो उस केस में नो वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम. तो डी क्यू भी जीरो हो जाता है, डी डब्ल्यू भी जीरो हो जाता है. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा. So note that free expansion cannot be executed slowly and in a controlled way. Therefore, we cannot plot PV diagram for such processes. Now, relation between two principal specific heats of a gas, जिसको मेयर्स फॉर्मूला कहते हैं, और जो रिलेशन होता है वो ये होता है Cp माइनस CV इज इक्वल टू R. ठीक है. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट्स. इसका डेरिवेशन कभी कभी पूछा जाता है. So first law of thermodynamics can be used for establishing the relationship between two principal specific heat of gas as detailed below. Consider 1 gram mole of an ideal gas enclosed in cylinder fitted with a piston which is perfectly frictionless. Let PVT be initial pressure, volume and temperature of the gas. So let the gas be heated at constant volume through a small range of temperature dt. ठीक है. So amount of heat energy supplied to the gas dq is equal to cv into 1 into dt. ठीक है. So number of moles यहाँ पे अगर 1 ले लेते हैं तो amount of heat energy supplied is cv into 1 into dt, where cv is molar specific heat of the gas at constant temperature. Now as volume remains constant, dv is 0, so work done is 0, right? तो dq is equal to cv into 1 into dt हो गया, और वर्क डन यहाँ पे 0 है. सो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू में जब हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना, सो डी क्यू हमारा सी वी डी टी हो गया, डी यू प्लस डी डब्ल्यू 0 है तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी. सो लेट द गैस बी नाउ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर डी टी. तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम में किया तो डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन. Now let the gas be now heated at constant pressure through the same range of temperature dt. Then its volume increases by a small amount dV. So अब हम लोग amount of heat energy supplied to the gas is dq dash is 1 into cp into dt, dw dash is p dv, है ना, at constant pressure. जो ये यहाँ पे cp is molar specific heat of the gas at constant pressure. वर्क डन हम लोग को निकल गया. अब du dash is the corresponding increase in internal energy. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स dq dash is equal to du dash plus dw dash है. इनमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं.
है ना. So as rise in temperature is same in both the cases. So du dash or du same. So du dash is du which is Cv dt. तो जो हमारा du dash था वो क्या हो गया Cp dt, है ना, प्लस ऑफ जो कांस्टेंट प्रेशर पे था वो Cp dt था. ठीक है, यहाँ पे dq डैश गड़बड़ हो रहा है. dq डैश इज इक्वल टू, एक मिनट. तो यहाँ पे हमारा du इज इक्वल टू Cv dt था. ठीक है, और du डैश du के बराबर है. ठीक है, यहाँ पे Cv dt, ये यहाँ तक ठीक है. उसके बाद Cp dt इज Cv dt प्लस P dv. ओके, सो हमारा जो 32nd इक्वेशन था Cp dt dq डैश इज इक्वल टू du डैश. du डैश तो du के बराबर ही है. Cp dt इज du डैश प्लस P dv. अब du डैश के जगह हम लोग Cv dt रिप्लेस कर दिए यहाँ पे. ठीक है, तो P dv हो गया. अब ये हम लोग Cv को इस तरफ लेके आ जाए तो Cp माइनस Cv इंटू डी टी इज P dv. अब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT, डिफरेंशिएट कर दोगे तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P dv इज इक्वल टू R dt हो गया. तो अब हमारे पास P dv R dt है और P dv Cp माइनस Cv dt है. इन दोनों को इक्वेट कर दो. Cp माइनस Cv dt इज इक्वल टू R dt, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R हो जाएगा. तो यही हमारा प्रूफ है इसका. सो रिलेशन बिटवीन two principal specific heat, that is Cp and Cv. So relation between Cp and Cv हम लोग ऐसे निकालते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now Cv for a mixture of gas हम लोग देख रहे हैं. तो अगर we have a mixture of gases present, तो उसका हम लोग को स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना उन मिक्सचर ऑफ गैसेस का. तो लेट अस एज्यूम वी हैव N1 मोल्स ऑफ वन गैस A of specific heat Cv1 be mixed with N2. So it is mixed with N2 moles of gas B of specific heat Cv1, Cv2 basically. ठीक है. Now when temperature is raised through change in internal energy of a gas, तो जो आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो du1 N1 Cv1 dt हुआ, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस B जो है वो हो जाएगा N2 Cv2 dt. अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, जो आपने हीट एनर्जी दिया, जो इंटरनल एनर्जी चेंज किया, वो दोनों का सम के बराबर होगा. तो Cv स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर मान लेते हैं. तो du इज N1 प्लस N2 जो टोटल मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर इंटू dt. तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ये वाला जो, ठीक है ना, और ये जो है, इन दोनों को इनको इक्वेट कर दिया. तो N1 प्लस N2 Cv dt इज du1 मतलब N1 Cv1 dt और du2 मतलब N2 Cv2 dt. अब ये dt को कॉमन ले लिया तो N1 Cv1 प्लस N2 Cv2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इज इक्वल टू Cv. Now Cp for mixture of gas, तो Cp is equal to Cv plus R. तो Cp is equal to N1 Cv1 plus N2 Cv2 by N1 plus N2 plus of R.
So N1 into CV1 plus R plus N2 into CV2 plus R divided by N1 plus N2. So Cp is equal to N1 Cp1 plus N2 Cp2 divided by N1 plus N2. So limitation of the first law of thermodynamics. The first law does not indicate the direction in which the change can occur. Right. तो ये बस फॉर्मूलेज याद कर लेना इसका और CV वाले का. Now limitation of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics से क्या क्या चीज हम लोग को नहीं पता चलता है. पहला तो first law of thermodynamics does not indicate the direction in which the change can occur. ठीक है, तो हमें डायरेक्शन ऑफ चेंज नहीं बताता है. सेकेंड, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स नो आइडिया अबाउट एक्सटेंट ऑफ चेंज. मतलब कितने दूर तक चेंज हुआ है, मतलब 30% कंप्लीट हो गया या 70% कंप्लीट हो गया. एक्सटेंट ऑफ चेंज नहीं बताता है, डायरेक्शन ऑफ चेंज नहीं बनाता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ हीट. ठीक है, दैट इज वेदर इट इज हॉट और कोल्ड बॉडी. तो सोर्स ऑफ हीट के बारे में ये नहीं बताता है हमें. तो ये तीन लिमिटेशन है और ये आप याद ही करने की चीज है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेसिकली. नाउ a sample of ideal gas, gamma is 1.4 for it, is heated at constant pressure. ठीक है. If an amount of 140 joule of heat is supplied to the gas, find the change in internal energy of the gas and work done by the gas. ठीक है. So ideal gas constant pressure पे हम लोग इसको provide कर रहे हैं. So 140 joule of heat is supplied to the gas. So dq is equal to 140 joule plus of 140 joule क्योंकि सिस्टम को हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं. राइट. एंड dq will be equal to ncp dt. तो ये कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग दे रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे जो भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू ncp dt. Now चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग को निकालना है. सो du इज इक्वल टू ncv dt होता है. So du is equal to ncv dt. इसको अब हम लोग, हमें पता है cp by cv गामा होता है. राइट. सो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग को निकालना है. सो dq अपॉन du ncp dt by ncv dt. n कट गया, dt dt कट गया, cp by cv. So cp by cv is equal to gamma, so which is 1.4. So dq का वैल्यू 140 जूल है. 140 by du is equal to 1.4. So du is equal to 140 divided by 1.4, which is equal to 100 joules. ठीक है. अब हमें वर्क डन बाय द गैस निकालना है. देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब dq इज इक्वल टू du प्लस dw होता है. सो dq हम लोग के पास पता ही है 140 जूल्स है, du 100 है प्लस dw. सो dw इज इक्वल टू 40 जूल्स.
Now if you see this second question, at 0 degrees Celsius and normal atmospheric pressure, okay, the volume of 1 gram of water increases from 1 cubic centimeter to 1.091 cubic centimeter on freezing. ठीक है, what will be the change in its internal energy? यहाँ पे state change कर रहा है, देखो है ना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कांस्टेंट है बट स्टेट चेंज कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 cubic centimeter to 1.091 cubic centimeter on freezing. Now नॉर्मल एटमॉस्फेरिक, सो देखो वॉल्यूम बहुत ही कम इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग वर्क डन यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 मानते हैं, जो हम लोग पीछे भी देखे हैं ना. बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है तो वर्क डन के लिए हम लोग चलो कंसिडर कर लेंगे. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच एंड लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस इज 80 कैलोरी पर ग्राम. सो अब हम लोग यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 ग्राम है और हमें पता है कि जो हीट एनर्जी सप्लाई dq इज इक्वल टू मास m इंटू l. सो 1 इंटू 80, सो 80 कैलोरीज हो गया dq का वैल्यू. और उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लोग निकालें यहाँ पे, अच्छा, और बिकॉज फ्रीज कर रहे हैं ना, तो फ्रीज कर रहे हैं तो हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है, सो व्हेन फ्रीजिंग इज डन, heat is taken out of the system तो यहाँ पे जब हीट इज टेकन आउट तो नेगेटिव साइन के साथ यूज करते हैं, -80 हो जाएगा. dq इज इक्वल टू -80 कैलोरीज. और उसके बाद dw जो है, dw इज इक्वल टू pdv. प्रेशर है 1.013 10 to the power 5. फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम मतलब 1.091 माइनस ऑफ 1. और ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे 10 to the power -6 आ जाएगा. सो दिस इज 1.013 into 0.092 और ये तो 0.0092. ये इतना अमाउंट ऑफ, इतना जूल्स ऑफ वर्क डन है. इसको कैलोरी में करोगे तो 0.0092 बाय 4.2. तो 0.002. So this is the amount of work done, dW. Now dq is equal to du plus dw. So हमें change in internal energy du निकालना है. So this will be dq minus dw minus 80 minus 0.0022 minus 80.0022 कैलोरी. तो देखो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो इसीलिए जब हम लोग बात कर रहे थे, है ना, वहां पे ये बात कर रहे थे कि ये ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, dw को 0 ही ले लेंगे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ du. सब लोग लिख लो. अगली क्लास में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स कर लेंगे कुछ, मेरे ख्याल से 6-7 न्यूमेरिकल्स हैं. ये करने के बाद फिर हम लोग, है ना, साइक्लिक प्रोसेस और कार्नोट इंजन और ये सब स्टार्ट कर सकते हैं.
ठीक है बच्चों, लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके।